हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। जब हम सेल करेंगे शेयर वो टाइम में कैपिटल गेन कैसे हो कैलकुलेशन करना है वो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब आएगा? जब हम कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेल करते हैं वो टाइम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। जब हम कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करते हैं वो टाइम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैसे डिसाइड होगा? वो होल्डिंग पीरियड का हिसाब से डिसाइड होगा। हम कितना दिन वो शेयर या डिबेंचर को होल्ड किया हमारा पास है उसका बेसिस पे वो डिसाइड होगा। अगर इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर अगर कोई कंपनी में लिस्टेड है, हमारा पास जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है वो लिस्टेड है, वो केस में या सिक्योरिटी जो लिस्टेड है या यूनिट्स ऑफ यूटीआई लिस्टेड और अनलिस्टेड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिस्टेड और अनलिस्टेड, जीरो कूपन बॉन्ड्स लिस्टेड और अनलिस्टेड, ये सब केस में अगर हमारा होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स है, अगर 12 मंथ से हम ज़्यादा होल्ड किए हैं, हमारा पास ये जो हम डिस्कस किए वो 12 महीने से ज़्यादा है, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो ये जो हम अभी डिस्कस किए, ये जो पांच जो केसेस हम डिस्कस किए वो टाइम में होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से 12 मंथ से अगर ज़्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अगर 12 मंथ से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अगर कोई हमारा पास इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से है, कोई कंपनी का है, वो अनलिस्टेड है, वो टाइम में होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स से ज़्यादा होने से लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, 24 मंथ से कम होने से वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। अगर कोई हम डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट्स हमारा पास है, वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड है, वो केस में होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से अगर ज़्यादा हमारा पास है, होल्ड हम किए हैं, वो केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। अगर 36 मंथ से कम है तब उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो हमारा पास जो भी हम शेयर सेल करेंगे या म्यूचुअल फंड सेल करेंगे, बॉन्ड सेल करेंगे, डिवेंचर सेल करेंगे, उसका जो होल्डिंग पीरियड का हिसाब से डिसाइड होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। उसका बेसिस पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और ये कैसे कैलकुलेशन करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में, लॉन्ग टर्म ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में कैसे कैलकुलेशन करना है कैपिटल गेन, उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसका भी लिंक मैं इसमें दे दूंगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब होगा, अभी हम डिस्कस किए थे होल्डिंग पीरियड का हिसाब से जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेल करेंगे वो टाइम में जो कैपिटल गेन आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर नॉर्मल जो उसका जो नियम है, जो टैक्स रेट है वो नॉर्मल स्लैब रेट है, जिसका जो स्लैब रेट है वो हिसाब से, जिसका जो स्लैब रेट में आएगा वो हिसाब से वो कैलकुलेट होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा अंडर सेक्शन 111A 111A में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, वो सिक्योरिटीज उसमें आता है, हम कैलकुलेट कर पाएंगे। हमारा अगर वो जो कंडीशन है ये सेक्शन 111A का कंडीशन अगर हम फुलफिल करते हैं वो केस में हमारा जो टैक्स रेट रहेगा 15% रहेगा। लेकिन क्या ये कौन सा शेयर्स, ये क्या इसमें अंडर सेक्शन 111 में एप्लीकेबल है? इसमें क्या है एप्लीकेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये तीनों के लिए ये एप्लीकेबल है सेक्शन 111A। ये जो तीनों जब हम सेल करेंगे वो टाइम में हमारा ये सेक्शन एप्लीकेबल है। और भी ये कंडीशन है, जब हम ये सेल करेंगे वो टाइम में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हम पेमेंट किए हैं, ट्रांसफ़र करने का टाइम में ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेमेंट हुआ है। और सिर्फ ये तीन इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, वो जब हम सेल करेंगे वो टाइम में हमारा ये अंडर सेक्शन 111A में हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और वो टाइम में टैक्स रेट 15% रहेगा। अगर हमारा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है कहाँ पे, फॉरेन करेंसी में हो रहा है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में हो रहा है, वो टाइम में अगर STT पेमेंट नहीं हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेमेंट नहीं हुआ, तब वो केस में भी हम ये सेक्शन
111A का बेनिफिट ले सकते हैं। ये जब हम सेल कर रहे हैं इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक एग्जांपल लेके हम डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है, जो हमारा सेल्स कंसिडरेशन रहेगा उसमें से हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, उस सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगता है वो माइनस करेंगे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम परचेज करने का टाइम में जो शेयर परचेज करने का टाइम में जो कॉस्ट दिए थे वो माइनस करने के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कभी भी इंडेक्सेशन का इफेक्ट, ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इंडेक्सेशन इसमें नहीं मिलेगा। तो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम डिस्कस करते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सपोज हमारा पास कुछ शेयर्स था, वो जो हम खरीदे थे वो टाइम में हम पैसा दिए थे 35,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज करने का टाइम में 35,000 पेमेंट किए थे। हम जो सेल किए 50,000 में सेल किए, और ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, ये जब सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगा वो 2,000 का लगा, वो टाइम में हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे होगा। तो ये टाइम हमारा जो अभी हम डिस्कस किए थे क्या होगा, सेल्स कंसिडरेशन से हम माइनस करेंगे 50,000 से माइनस करेंगे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस 2,000 प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे 35,000, तो हमारा 13,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। उसका उस जो 13,000 का ऊपर अगर हम उसका ऊपर हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। वो अगर अंडर सेक्शन 111A का हिसाब से 15% में भरना पड़ेगा, अगर ये अंडर सेक्शन 111A में नहीं है तो नॉर्मल टैक्स रेट का हिसाब से हमको पेमेंट करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब होता है, जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करेंगे वो टाइम में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या रहेगा। तो अभी हम कैपिटल गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब हम कैलकुलेट करेंगे वो टाइम में दो सेक्शन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 112 और अंडर सेक्शन 112A। इसमें कंडीशन से क्या क्या कंडीशन है इन डिटेल्स विथ एग्जांपल हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम अंडर सेक्शन 112 में हम कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो टाइम में हमारे पास दो ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन ये है हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल जब एसेट हम सेल करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 112, अगर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे वो टाइम में टैक्स रेट 20% रहेगा, और इंडेक्सेशन का अगर हम नहीं लेंगे, बेनिफिट नहीं लेंगे, वो टाइम में 10% रहेगा। और अभी हमको ये भी एक बेनिफिट है, एसएससी को ये बेनिफिट है, अगर उसका पास है सपोज 10 शेयर है, अगर वो इंडिविजुअल शेयर वाइज वो कैलकुलेशन कर सकता है, ऑप्शन 1 ले सकता है या ऑप्शन 2 ले सकता है, विथ इंडेक्सेशन कैलकुलेशन कर सकता है या विदाउट इंडेक्सेशन कैलकुलेशन कर सकता है। जो बेनिफिशियल होगा उसका वो क्लेम कर सकता है। और दूसरा जो सेक्शन में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो है सेक्शन 112A। तो ये 112A जब हम इसमें कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है आगे हम वो डिस्कस करेंगे। और ये जब हम सेल करेंगे हम जब ये कैलकुलेशन करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, वो टाइम में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी पेमेंट होना चाहिए। उसका जो कंडीशन है उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी पेमेंट होना चाहिए सेल ट्रांसफर का टाइम है और परचेज करने का टाइम है। वो डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे विथ एन एग्जांपल। और ये टाइम जब हम कैलकुलेशन करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, वो टाइम में टैक्स रेट 10% रहता है। टैक्स रेट 10% रहेगा। और एक बेनिफिट मिलेगा ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमारा होगा उसमें 1 लाख तक अप टू 1 लाख एग्जम्पशन होगा, और 1 लाख का ऊपर जितना भी हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसका ऊपर ही हमको टैक्स देना पड़ेगा। सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, से मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टोटल 3 लाख से आता है, अंडर सेक्शन अगर हम जो अंडर सेक्शन 112 है वो टाइम में 3 लाख का ऊपर मुझे टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, 1 लाख का एग्जम्पशन होगा, 2 लाख का ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। तो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, विथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं अंडर सेक्शन 112 का हिसाब से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पहला ये हम देखते हैं सेक्शन 112। सेक्शन 112 के लिए ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, कोई भी एसएससी ये सेक्शन 112 का हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता है। और जो हम सेल करेंगे, जो एसेट सेल करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए।
अगर हम जो सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं, जो शेयर या डिवेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड जो सेल कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। सिक्योरिटी, ये जो हम सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं, सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ये सिक्योरिटी लिस्टेड होनी चाहिए। और सिक्योरिटीज मतलब क्या है, शेयर, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम देखेंगे, अभी जो हम डिस्कस किए थे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 में 20% टैक्स रेट रहेगा, ऑप्शन 2 में 10% रहेगा। लेकिन ऑप्शन 1 में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, ऑप्शन 2 में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमारा ये कौन सा शेयर के लिए कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है, वो हमको चेक करके ही हम क्लेम कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10 शेयर है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 शेयर हम ऑप्शन 1 में लिए, 5 शेयर ऑप्शन 2 में लिए, तो वो बेनिफिट हमको मिलेगा जो हिसाब से, जो आरसीसी को जो बेनिफिशियल है वो हिसाब से वो ऑप्शन 1 क्लेम कर सकता है, ऑप्शन 2 क्लेम कर सकता है। कोई पाबंदी नहीं है, अपना हिसाब से जो ऑप्शन बेनिफिशियल होगा वो हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऑप्शन 2, जहाँ पे इसमें ऑप्शन 2 में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, तो ये केस में अगर हमारा कोई बोनस शेयर मिला है, अगर हम उसको शेयर सेल किए हैं, वो टाइम हमको ऑप्शन 2 लेना है, क्योंकि जो बोनस शेयर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है। तो वो टाइम में अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है कुछ, तो इंडेक्सेशन कैसे ये नहीं लेंगे, कुछ हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम बोनस शेयर करने जब हम सेल करते हैं ऑप्शन 2 लेंगे, या कोई हम डिवेंचर सेल करते हैं, से डिवेंचर में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, तो हम ऑप्शन 2 लेंगे, ऑप्शन 1 क्यों लेंगे। तो अगर ऑप्शन 1 में भी हम चेक करेंगे, अगर हम कोई शेयर बेच रहे हैं, वो टाइम में हम ये दोनों का कैलकुलेशन करके देखेंगे हमारा ऑप्शन 1 बेनिफिशियल है या ऑप्शन 2 बेनिफिशियल है। जो बेनिफिशियल होगा वो हिसाब से हम कैलकुलेशन करके लेंगे। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम कुछ शेयर खरीदे थे, कब खरीदे थे, 15/5/2018 में खरीदे थे, कितना का, 1,50,000 का खरीदे थे। हम सेल उसको कर दिए 28/2/2022 में, 3 लाख में सेल कर दिए। और कॉस्ट ऑन ट्रांसफर है 10,000। अगर ये शेयर सेल करने के लिए हमारा खर्चा हुआ है 10,000 हुआ है, वो केस में ये जो हमारा जो कॉस्ट CII कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स 2018-19 का है 280 और 21-22 का 317। तो ये केस में हम अभी कैलकुलेशन करके देखेंगे, ये शेयर में ऑप्शन 1 हमको बेनिफिशियल हो रहा है, ऑप्शन 2 बेनिफिशियल हो रहा है, कौन सा हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना है और कौन सा हिसाब से हम कौन सा ऑप्शन हम लेना चाहिए। अभी ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में क्या है, हमको इंडेक्सेशन मिलेगा, जो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, हम जो इंडेक्स परचेज किए उसका इंडेक्सेशन मिलेगा। तो ये सेल्स कंसिडरेशन कितना है, ऑप्शन 1 में 3 लाख, ऑप्शन 2 में भी 3 लाख। ये ऑप्शन 1 में लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये कैसे कैलकुलेशन करना है, और ये कैपिटल गेन इंडेक्सेशन कैसे कैलकुलेशन करना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल कैसे कैलकुलेशन करना है, उसके लिए भी मेरा सेपरेट वीडियो है, उसका मैं लिंक इसमें दे दूंगा। अभी ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये केस में कैसा होगा, 1,50,000, ये 3 लाख बाई मिस्टेक है, ये 1,50,000 हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बाई जो CII हमारा जो परचेज किए थे बाई 280 इंटू 317। तो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो रहा है 1,69,821 और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है 10,000। तो ये ऑप्शन 1 अगर हम लेते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 1,20,179। ऑप्शन 2 अगर हम लेते हैं जिसमें हमको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, तो 3 लाख से हम माइनस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, परचेज किए थे 1.5 लाख का, और हमारा ट्रांसफर करने का टाइम में 10,000 रुपीज़ खर्चा हुआ है, तो 10,000 रुपीज़ खर्चा हुआ है, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 1,40,000। तो ये केस में अगर हम ऑप्शन 1 हम ये चूज करते हैं तो टैक्स रेट 20% है, टैक्स कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, 24,036 रुपीज़। अगर ऑप्शन 2 हम लेते हैं तो हमारा कितना टैक्स होगा, ओनली 14,000 होगा, क्योंकि टैक्स रेट 10%। तो ये हर शेयर में हमको ये भी चेक करना पड़ेगा ऑप्शन 1 हमको बेनिफिशियल है या ऑप्शन 2 बेनिफिशियल है। जो बेनिफिशियल है वो हिसाब से लेंगे। अभी ये केस में हम देखें, अगर हम ऑप्शन 2 लेते हैं ये कंडीशन में, तो ऑप्शन अगर हम 2 लेते हैं जिसमें हम इंडेक्सेशन नहीं लेके लेते हैं तो 10% टैक्स रेट है और वो हमको बेनिफिशियल है, तो ये केस में हम ऑप्शन 2 लेंगे। अगर कोई डिवेंचर है जिसमें अगर इंडेक्सेशन ही नहीं है तो वो केस में ऑप्शन 2 लेंगे, जो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है जहाँ पे, वो टाइम में हम ऑप्शन 2 लेंगे। या बोनस शेयर सेल कर रहे हैं वो टाइम में ऑप्शन 2 लेंगे। तो इंडिविजुअल शेयर वाइज हमको देखना पड़ेगा, हम ऑप्शन 1 लेना है, ऑप्शन 2 लेना है।
अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो अगर सेक्शन 112A में अगर हम सेल करते हैं वो टाइम, अगर इसका बेनिफिट हमको लेना है तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना है और कैसे कैलकुलेशन करना है। इसमें 4 कंडीशन हमको फुलफिल करना पड़ेगा अगर हम कोई शेयर्स का, अगर हम ये उसका बेनिफिट लेना है अंडर सेक्शन 112A। क्या है ना, हमारा पहला इनकम, हमारा जो टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होना चाहिए। जो हम सेल कर रहे हैं, जो शेयर हम सेल कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर होना चाहिए, या एक इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट और यूलिप वो असेसमेंट ईयर 21-22 से अप्लीकेबल है। ये जो हम शेयर, ये जो 4 ये इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट या यूलिप, अगर ये 4 जब हम सेल करेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, वो टाइम में ये बेनिफिट मिलेगा। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है, हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हमको पेमेंट होना चाहिए। जो हम इससे पहले जो सेक्शन 112 में देखा था, जो डिस्कस किए थे, वो टाइम में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है, वो कंडीशन नहीं है। लेकिन ये जो सेक्शन अगर हम लेना है, ये सेक्शन में बेनिफिट लेना है 112A, तो वो केस में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हम लोग को, वो जब हम सेल कर रहे हैं वो टाइम में पेमेंट होना चाहिए। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी जब परचेज किए हैं इक्विटी शेयर, वो टाइम में होना चाहिए। अगर वो शेयर्स कब परचेज हुआ है, 1 अक्टूबर 2004 का बाद आप परचेज हुआ है। अगर 2004 से पहले मेरा कोई इक्विटी शेयर है और परचेज करने का टाइम में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसमें नहीं दिया गया है, तो उसका ये सेक्शन का बेनिफिट लिया जा सकता है। ये जो अप्लीकेबल है जो परचेज करने का टाइम में, वो है जो शेयर इक्विटी शेयर हम परचेज किए हैं 1 अक्टूबर 2004 का बाद। लेकिन 2004 का बाद भी अगर हम कोई इक्विटी शेयर भी लिए हैं, लेकिन अगर हम उसको जब कोई कंपनी शेयर इशू किया है वो टाइम में लिए हैं, या कोई कंपनी हमको इशोप दिया है, एम्प्लॉय को दिया है इशोप, कोई कंपनी इशोप दिया है, शेयर्स दिया है ये एम्प्लॉय को वो टाइम में, या कोई हम गवर्नमेंट से परचेज कर रहे हैं, या कोई कोर्ट ऑर्डर का हिसाब से परचेज कर रहे हैं, तो वो केस में भी अगर भी हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स परचेज टाइम में नहीं दिए, तब भी हम ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो 4 कंडीशन हम डिस्कस किए, अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होता है, वो केस में हम सेक्शन 112A में का बेनिफिट ले सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये केस में क्या होगा, तो टैक्स रेट क्या रहेगा, 10% रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जेम्प्ट रहेगा। 1 लाख से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब ज़्यादा होगा तब जाके टैक्स लगेगा 10%। तो ये टोटल इसमें सबसे बेनिफिशियल है 112A। लेकिन उसमें कुछ ये जो कंडीशन है हमको फुलफिल करना पड़ेगा। और जो हम शेयर परचेज किए हैं मिनिमम कब, 1/2/2018, 1 फरवरी 2018 से पहले वो शेयर्स हम परचेज किया, ये करना चाहिए, हमारा पास होना चाहिए। फर्स्ट ये फरवरी 2018 से पहले हमारा पास वो शेयर होना चाहिए। और इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें अलग से कैलकुलेशन होगा। जो नॉर्मल हम कैलकुलेशन कर रहे थे, अगर 112 में हम कर रहे थे, जो जिसे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेशन किए, इंडेक्सेशन लिए या इंडेक्सेशन नहीं लिए, इस पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टोटली डिफरेंट ये हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ऐसे भी बहुत भी शेयर ऐसा भी होगा जिसमें हमको बिल्कुल ही टैक्स ही देना नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 हो जाएगा। तो अभी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो दूसरा सब चीज़ सेम रहेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये जो हायर ऑफ 1/2 क्या है ना, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो, नहीं तो फेयर मार्केट वैल्यू, ये दोनों में जो ज़्यादा है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, जो फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा डेट का है, फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/2018, 31 जनवरी 2018 में जो फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर्स का, वो या जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दोनों में जो ज़्यादा है वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। उसका मतलब 31 जनवरी 2018 तक जो भी अगर शेयर प्राइस में हमारा बढ़ा है, अगर हमारा लिस्टेड है शेयर है, तो वो पूरा बेनिफिट मिल जाता है, उसका ऊपर टैक्स ही देना नहीं पड़ेगा। कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे आगे वो देखेंगे। अगर ये हमारा
फेयर मार्केट वैल्यू से 31 जनवरी 2018 में जो फेयर मार्केट वैल्यू था वो हमारा जो सेल किए हैं, जो शेयर सेल किए उससे ज़्यादा है, वो टाइम में क्या ये फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा? वो टाइम में फेयर मार्केट वैल्यू कभी भी सेल प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फेयर मार्केट वैल्यू सेल प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो टाइम में सेल प्राइस को ट्रीट किया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू कभी भी सेल प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे कैलकुलेशन करना है वो देखते हैं। और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? अगर जो शेयर्स और यूनिट्स जो कोटेड है, कोटेड मतलब जो ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में है, वो डेली ट्रेडिंग हो रहा है, वो अगर कोटेड है तो वो टाइम में जो हाईएस्ट प्राइस है, वो जो शेयर प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस कब का डेट है? 31 जनवरी 2018। अभी ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है, कभी भी ये जो डेट है, कट ऑफ डेट है 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी 2018 में जो वैल्यू है उसको फेयर मार्केट वैल्यू ट्रीट किया जाएगा अगर वो ट्रेडिंग हो रहा है और ये कोटेड है, ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रहा है, तो वो दिन का जो प्राइस है 31 जनवरी 2018 का जो शेयर प्राइस है वही होगा फेयर मार्केट वैल्यू। अगर 31 जनवरी में ट्रेडिंग नहीं हुआ है, कभी कभी वो दिन में नहीं होता है, तो जो पिछले प्रीवियस ट्रेडिंग डेट का जो हाईएस्ट प्राइस है वही ट्रीट किया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर ये लिस्टेड नहीं है, अगर ये है कोटेड है, लिस्टेड है, जो ये अगर कोई लिस्टेड नहीं है, वो टाइम में क्या है? वो टाइम में NAV नेट एसेट वैल्यू जो 31 जनवरी 2018 में जो होगा वही होगा फेयर मार्केट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा यूनिट्स का, और वो फेयर मार्केट वैल्यू वही होगा, NAV होगा। अगर कोई ऐसा भी शेयर है पहले 31 जनवरी 2018 में वो तो लिस्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो दिन हम सेल कर रहे हैं, वो टाइम में वो लिस्टिंग हो गया है, तो वो केस में कैसा होगा फेयर मार्केट वैल्यू? वो टाइम में थोड़ा बेनिफिट दिया गया है, इंडेक्सेशन का थोड़ा बेनिफिट दिया गया है। कब तक? जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका है, जो साल में परचेज किया था शेयर, वो शेयर का जो कॉस्ट इंजेक्शन इन्फ्लेक्शन इंडेक्स है उसमें डिवाइड करके जो इंडेक्सेशन दिया गया है इनटू कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ 2017-18। तो जो इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉर्मली इसमें नहीं मिलता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं सेक्शन 112A में, लेकिन अगर आपका पहले वो शेयर ये लिस्टेड नहीं था 31 जनवरी 2018, लेकिन जब सेल कर रहे हैं वो टाइम में ये लिस्टेड है, वो टाइम में ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है। तो ये केस में जो 112A में जब हम कैलकुलेशन करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फेयर मार्केट वैल्यू का हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू का हिसाब से हमको बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है, हम एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं। सपोज हम 3 कंडीशन लेते हैं। सपोज हमारा पास शेयर था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से एक शेयर का 400 रुपीज़ था, 350 रुपीज़ था, 425 है। ये हम 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किए हैं। ये शेयर्स हम 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किए, ये उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 में क्या है? अभी जो हम डिस्कस किए थे, हम देखिए ये लिस्टेड है। अब अगर हम इसमें वो दिन में जो 31 जनवरी 2018 का ये हाईएस्ट प्राइस है, तो अगर हम फेयर मार्केट वैल्यू हम देखेंगे 31 जनवरी 2018 में से, ये हमारा जो एग्जांपल 1 में 600 है, 2 में 500 है और 3 में 400 है, और हम उसको सेल कर दिए से 15/12/2021 में हम उसको सेल कर दिए। वो टाइम में हम सेलिंग प्राइस क्या रहा वो शेयर का? 650 रहा, 450 रहा, 500, ये थर्ड ये हमारा एग्जाम्पल में 425 रहा, ये हमारा 500 रहा। तो हमारा अभी हमारा 3 कंडीशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास है, फेयर मार्केट वैल्यू है, सेल प्राइस है। तो ये केस में हम ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ऊपर हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हम कैलकुलेट करेंगे उसका ऊपर डिपेंड करता है, वो बेनिफिट इसमें ही मिलता है जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, हम एग्जांपल 1 लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 400 था, फेयर मार्केट वैल्यू 600 है, सेल्स प्राइस 650 है। हमारा क्या था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या ये जो फेयर मार्केट वैल्यू, ये दोनों में जो हाईएस्ट रहेगा वही हमारा होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये सेक्शन के लिए। तो ये जो कंडीशन हमारा जो एग्जांपल 1 के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 600, 400 600 में 600 हायर है,
तो 600 हो गया। ये सेकेंड केस में क्या होगा, अभी हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 350 था, जो फेयर मार्केट वैल्यू था 31 जनवरी 2018 में 500 था, लेकिन सेल प्राइस जब हम सेल किए हैं वो टाइम में 450 रुपीज़ है शेयर का वैल्यू, तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। अभी ये हमारा जो क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में जो ज़्यादा है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू ये कभी भी सेल प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर वो केस में क्या होगा, तो अभी अब हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा, ये दोनों में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू में फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन ये सेल प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा ये सेकेंड केस में हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैक्सिमम सेल प्राइस तक हो सकता है, तो 450 हुआ। तो ये थर्ड केस में क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 425 है, फेयर मार्केट वैल्यू 400 है, सेल प्राइस 500 है। ये केस में हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, ये अगर हम थर्ड केस में देखते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थर्ड केस में हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो वो केस में जो ज़्यादा है वही हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। तो ये केस में हमारा होगा 425। तो ये तीन कंडीशन में हम देखिए हमें कैसे कैलकुलेशन करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम कैलकुलेट कर दिए वो फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर करके, उसका बाद हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैपिटल गेन कैलकुलेट करना इजी होगा। अगर हम ये एग्जांपल में हम अज्यूम करते हैं जो ये ट्रांसफ़र का कोई एक्सपेंसेस नहीं है, अगर कोई ट्रांसफ़र का भी एक्सपेंसेस है उसको भी माइनस किया जाएगा। हम अज्यूम करते हैं ये हमारे एग्जांपल में कोई ट्रांसफ़र का एक्सपेंसेस नहीं है, तो हमारा अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, सेल प्राइस 650, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 600, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये शेयर में कितना होगा 50 हुआ। तो ये केस में कितना होगा हमारा एग्जाम्पल 2 में, सेल प्राइस 450, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 450, ये हो गया नील। थर्ड केस में क्या हुआ ना, हमारा सेल प्राइस 500, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 425, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 75। ऐसे ही हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा जब हमारा ये हमको कोई बेनिफिट लेना है अंडर सेक्शन 112A, वो केस में फेयर वैल्यू हमको कैलकुलेशन, फेयर वैल्यू हमको देखना पड़ेगा इंडिविजुअल शेयर का क्या प्राइस था, अगर लिस्टेड है, अगर नहीं है तो NAV लेना पड़ेगा। तो वो हिसाब से इंडिविजुअल शेयर का ये फेयर मार्केट वैल्यू चेक करके हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये टोटल जो हम 112A सबसे, ये 112A सबसे बेनिफिशियल है, लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल करने से 112A सबसे बेनिफिशियल है। इसका हिसाब से कैलकुलेट करके हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, उसका हिसाब से टैक्स देंगे। इसमें टैक्स रेट पहले हम डिस्कस किए हैं, टैक्स रेट रहेगा 10%, लेकिन इसमें और एक बेनिफिट है, अगर हमारा ये जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सपोज 3 लाख हुआ हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो एग्जम्पशन 1 लाख मिलेगा, 2 लाख का ऊपर टैक्स लगेगा। आप अगर 112 में देखेंगे कोई एग्जम्पशन नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 112A में जब हम कैलकुलेशन करते हैं वो टाइम में एग्जम्पशन भी मिलता है, तो ये सबसे बेनिफिशियल है। 1 लाख का तक है, 1 लाख तक एग्जम्पशन है, 1 लाख से ऊपर जो है उसका ऊपर टैक्स लगेगा। अगर ये सेल ऑफ शेयर्स में अगर और कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।